गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, पीछे वाली वीडियो में हमने मौर्य काल पूरा पढ़ लिया था, यानी मौर्यों के बारे में, मौर्यों की राजनीतिक प्रशासनिक उनकी नीतियों के बारे में पढ़ लिया था। अब मौर्यों के बाद आता है गुप्त काल। क्या आता है? गुप्त काल। आज हमें गुप्त काल के बारे में पढ़ना है। देखिए, गुप्त काल, मौर्य और गुप्त, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो लगभग मोस्टली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इनका अपना महत्व है। इंडियन हिस्ट्री में फेवरेट टॉपिक है। कुछ आपको जब एक दिन अपन लंबी क्लास लेंगे, उस लंबी क्लास में मैं आपको इसका पूरा का पूरा थीमेटिक्स इसका वर्णन करके बताऊंगा कि मौर्य और गुप्त जो है ना, इनका अपना खुद का महत्व है। आप जब ये BA MA करोगे, उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव लाइन में जाओगे आप, तब ये दुनिया का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता भारत में जिसमें यहाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हो। तो गुप्त काल थोड़ा बेसिक ढंग से पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा, ये बात नहीं आएगा। थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो गुप्त काल के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो बताते हैं कि जब भारत में कुषाण वंश समाप्त हो गया था, यानी कुषाण वंश लगभग समाप्त हो गया था, उस समय अराजकता फैल गई थी। अराजकता यानी जो कुषाण संपूर्ण भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए थे, तो हुआ क्या कि जब स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी बढ़िया शक्ति का या कोई शक्ति का विघटन होता है, जब वो टूटती है तो उनका जब अधिकार होता है ना जिस क्षेत्र पे, तो वो शक्ति क्या हो जाती है, अपने आप में स्वतंत्र हो जाती है। तो जब कुषाणों का विघटन हुआ तो उस समय क्या हुआ कि पूरे के पूरे भारत में अराजकता फैल गई। अनेक छोटी छोटी जो शक्तियाँ थी वो क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई। और उत्तर भारत में जो मगध साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न हो रहा था। उसी समय मगध के ऊपर गुप्तों ने अपना वर्चस्व दिखाया। किसने वर्चस्व दिखाया? गुप्तों ने। और गुप्तों ने क्या किया, अपने अदम्य बल, साहस, बुद्धि, विवेक आदि के सहारे एक लंबे समय तक हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित किया, ब्राह्मणवाद को जीवित किया। भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो किन को जाता है? गुप्तों को जाता है। यानी भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव लंबे समय तक चिरस्थायी बनाने के लिए मुख्य अगर टारगेट अपन किसी को लेते हैं तो वो आता है गुप्त काल, क्योंकि इससे पहले भारतीय संस्कृति के साथ अनेकों प्रकार का खिलवाड़ हो रहा था, अनेकों प्रकार के दोष आ गए थे। मौर्यों ने ब्राह्मणों को दूर कर दिया था, वो जैन बौद्ध संस्कृति को अपना रहे थे। लेकिन गुप्त काल के जो लोग थे वो किसको लेके आएंगे वापिस? किसको लेके आएंगे? हिंदू संस्कृति को लेके आएंगे, मंदिरों को लेके आएंगे, हिंदू रीति रिवाजों को लेके आएंगे, ब्राह्मणों का महत्व समझेंगे, ब्राह्मणों को अपना पुरोहित नियुक्त करेंगे। इस प्रकार से ये क्या लेके आए थे? अनेकों विचारधाराएं लेके आए। हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित करने का श्रेय अगर किसी वंश को जाता है तो वह वंश कौन सा है? गुप्त वंश है। ठीक है। तो अब होगा क्या कि सबसे पहले अपन जानने कैसे कि इनके बारे में जानने के अपने पास स्रोत क्या है। तो अपने पास इनके पास जाने के लिए सबसे देखिए, एक तो है विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्त। विशाखा दत्त की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त के माध्यम से हम किसके बारे में जानते हैं? गुप्तों के बारे में जानते हैं। दूसरा है कालिदास की रचनाएं, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड का नवरत्नों में शामिल था कालिदास। तो कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो रचनाएं हमें क्या बताती है? गुप्तों के बारे में। कालिदास, इसकी बहुत सारी रचनाएं हैं, आपको पता ही होगा, विक्रमावर्ष्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, बहुत सारी रचनाएं हैं, रघुवंश, मेघदूत। तीसरा, इसके बाद एक चीनी इतिहासकार फाहियान भारत आया था, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसने एक ग्रंथ लिखा था फो क्यों की। ठीक है, यानी फाहियान भारत में। उसके बाद बताते हैं कि हवेनस्वांग ने भी कुछ मात्रा में इनका वर्णन किया है। इसकी पुस्तक है CU की, ठीक है। उसके बाद में स्कंदगुप्त का भित्रीय अभिलेख, स्कंदगुप्त का भित्रीय अभिलेख, उसके बाद है प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख, प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख।
ठीक है। एक है शूद्रक द्वारा लिखी हुई पुस्तक है मृच्छकटिकम, ठीक है। उसके बाद है ब्याना भरतपुर में क्या मिले? गुप्तों के सिक्के। क्या मिले? गुप्तों के सिक्के। गुप्तों के क्या मिले? सिक्के। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि गुप्त वंश है। अब जैसे सपोज करिए मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी श्रीगुप्त ही आएगा, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आएगा, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आएगा, समुद्रगुप्त आएगा, चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त आएगा, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड आएगा, फिर रामगुप्त आएगा, कुमारगुप्त आएगा, भानुगुप्त आएगा, बहुत सारे शासक आएंगे ना। और ये क्या क्या करवाएंगे, इनकी नीतियाँ, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई हुनों के साथ लड़ रहा है, कोई किसी के साथ लड़ रहा है, तो वो बताएगा कौन है? वो ये बता रहे हैं अपने को। ये भी हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री भी चलो मैं तो पुस्तक पढ़ के आता हूँ घर से, तो लेकिन पुस्तक भी तो किसी ने बनाई है ना। वो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो यहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहले विशाखादत्त की जो पुस्तक है देवी चंद्रगुप्त, ठीक है, क्योंकि विशाखादत्त की 2 पुस्तक है, एक का नाम है देवी चंद्रगुप्त, दूसरे का नाम है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस है ना, वो तो मौर्यों के बारे में बताती है, भी याद रख लेना आप। तो विशाखादत्त राइटर थे कि ये तो मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा यानी मौर्य, मैं से मुद्रा, मैं से मौर्यों के बारे में। और ये देवी चंद्रगुप्त, तो आगे नाम गुप्त भी आ गया, तो इस प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कालिदास की रचनाएं, ठीक, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड जो था विक्रमादित्य, उसका नवर्तन था। फयन की पुस्तक, ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। फोक्यो की इसने पुस्तक लिखी। अब एनस्वांग वैसे तो हर्षवर्धन के समय आया था, लेकिन ये कुछ मात्रा में इसका वर्णन देता है। उसके बाद स्कंदगुप्त का भित्रीय अभिलेख, तो बहुत सारी जानकारी हमें देगा। उसके बाद प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख, ये भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद शूद्रक के द्वारा पुस्तक लिखी गई मृच्छकटिकम, ये भी जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद ब्याना भरतपुर में, हमारे राजस्थान में ही क्या होता है कि गुप्तों के सिक्के मिले हैं, जो क्या बतलाते हैं हमें? किसके बारे में बतलाते हैं? गुप्तों के बारे में बतलाते हैं। आई ना मेरी वाली बात समझ में? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें किसके बारे में बतलाएगी? इनके बारे में बताएगी, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या है कि ये क्या थे, यानी ये कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, इसके बारे में अलग अलग मत है। सबसे पहले तो ये वैश्य, ठीक है। तो रामचरण शर्मा और रोमिला थापर। उसके बाद ब्राह्मण, प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख, प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख। नंबर 3 है क्षत्रिय बताता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और फिर आता है शूद्र, ये कौमुदी महोत्सव व मत्स्य पुराण। देखिए इनके 4 जातियां हैं, ठीक है भाई। 4 जातियों में क्या क्या, देखो सबसे पहले ये इनकी जो वंश था वो कौन था, यानी ये क्षत्रिय थे, एक ब्राह्मण थे, एक वैश्य थे, एक शूद्र थे। अब इतिहासकार इनको चारों मान रहे हैं। एग्जाम में एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि गुप्त क्षत्रिय थे किन के अनुसार, उसमें ऑप्शन था गौरी शंकर हीराचंद ओझा, एक इनमें से दे देगा, एक इनमें से दे देगा, एक इनमें से दे देगा, ठीक है। तो वैश्य यानी ये गुप्त वैश्य थे, इसकी कहने वाला, इनके बारे में कहने वाला कौन है? रामचरण शर्मा और रोमिला थापर। एग्जाम में पूछ ले कि रामचरण शर्मा या रोमिला थापर के अनुसार गुप्त कौन से वंश से संबंधित थे, तो कौन सा संबंध? वैश्य।
अगर प्रभावती गुप्त यानी प्रभावती गुप्त जो है ना वो खुद इसकी चंद्रगुप्त सेकंड की लड़की है ये खुद कहती है कि ब्राह्मणों के 52 गोत्र होते हैं और उन 52 गोत्रों में एक गुप्त गोत्र भी होता है, इस कारण हम क्या है ब्राह्मण। क्षत्रिय गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं, ये क्षत्रिय थे, जबकि कौमुदी महोत्सव और मत्स्य पुराण में इन्हें क्या माना गया है, शूद्र माना गया। ये चारों कमेंट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो गुप्त काल था ये भारत का क्या कहा जाता है, सवर्ण काल। इसे भारत का क्या कहा जाता है, सवर्ण काल, गोल्डन एरा। इसे भारत का क्या कहा जाता है, सवर्ण काल। इसे कहते हैं भारत का क्लासिकल एज, भारत का क्लासिकल काल, क्लासिकल काल, ठीक है। इसे बोलते हैं भारत का पैराक्लिज युग, भारत का पैराक्लिज युग, भारत का श्रेय युग, श्रेय युग, गुप्त वाकाटक काल, गुप्त वाकाटक काल, ठीक है। यानी 4 तो ये मत हो गए, इन चारों में आपको चारों याद करने पड़ेंगे। उसके पश्चात गुप्त काल जो है ना, गुप्त काल वो लगभग 275 से शुरू होगा और इसका जो अंतिम शासक के रूप में अगर देखें तो 6वीं शताब्दी यानी 619 तक चला जाएगा ये। तो इसे भारत का कहते हैं गोल्डन एज, सवर्ण काल। इसे बोलते हैं भारत का क्लासिकल एज, इसे बोलते हैं पैराक्लिज युग, इसे बोलते हैं श्रेय युग, इसे बोलते हैं गुप्त वाकाटक काल, ठीक है। ये इसको उपमा दी गई है, क्या दी गई है, उपमा दी गई है, किनको, गुप्त वंश को, ठीक है। ये आपको याद करना है। अब अपन धीरे धीरे एक शासक के बारे में पढ़ेंगे। एक शासक को पढ़ने के पश्चात अपन उनकी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनकी कला, वास्तुकला, चित्रकला, ये सारी की सारी अपन इस वीडियो में नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इनका जो शासक बनता है वो बनता है श्रीगुप्त। क्या कहा जाता है, श्रीगुप्त। कौन बनेगा, श्रीगुप्त, ठीक है। इसका वैसे काल माना जाता है 275 से 300, 275 ईस्वी से 300, ठीक है। श्रीगुप्त देखिए ऐसा माना जाता है कि श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का क्या माना जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक। इसे क्या माना जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक। यानी श्रीगुप्त को गुप्त वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक। और इसकी जानकारी के लिए भी गुप्त ये संस्थापक था, तो इसकी जानकारी क्या देता है, मिलती है हमें। इस यहाँ पर हमें 2 मोहरें मिली है। क्या मिली है, 2 मोहरें, जिनके ऊपर क्या नाम लिखा हुआ था, श्रीगुप्तस्य। क्या नाम लिखा हुआ था, श्रीगुप्तस्य अंकित था, ठीक है। यानी गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, ठीक है। इसकी जानकारी हमें बताते हैं कि 2 मोहरें मिली है। कितनी मोहरें मिली है, 2 मोहरें मिली है, जिनके ऊपर श्रीगुप्तस्य अंकित था, ठीक है। इसके पश्चात जो शासक बनता है वो बनता है घटोत्कच। कौन बनता है, घटोत्कच। कौन बनता है, घटोत्कच। अब प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख है ना, प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख है वो बताती है कि गुप्तों की जो उत्पत्ति है वो घटोत्कच से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, घटोत्कच से मानी जाती है, ठीक है। उसमें ऐसा बताया गया है कि घटोत्कच है ना वो क्या था, गुप्तों का उत्पत्ति कारक था, उत्पत्ति करने वाला था घटोत्कच, जबकि श्रीगुप्त जो था ना वो उनका कोई आदि पूर्वज था, ठीक है। इस प्रकार से ये इसमें बताया जाता है कि घटोत्कच जो है वो इनका क्या था, यानी घटोत्कच जो था वो क्या था, गुप्तों का संस्थापक। घटोत्कच को माना जाता है गुप्तों का संस्थापक। और इसका अभिलेख कौन करता है, प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख। देखो अंतर देखिए, भी श्रीगुप्त ना वो है गुप्त वंश का संस्थापक। ये बात तो बताने वाला कौन है,
2 मोहरे और जिनके ऊपर अंकित क्या श्रीगुप्तस्य। ठीक, अब घटोत्कच है गुप्त वंश का संस्थापक, ये बताने वाला कौन है? एक तो है प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख और दूसरा है रिद्धपुर अभिलेख। क्या है? एक अभिलेख मिला है रिद्धपुर रिद्धपुर अभिलेख। ये भी क्या कहता है कि ये कहता है कि घटोत्कच है ना, घटोत्कच वो गुप्तों का क्या था? संस्थापक था। और श्रीगुप्त है ना, वो इनका कोई आदि पूर्वज था। इसका टाइम माना जाता है वैसे 300 से 319। क्या माना जाता है? 300 से 319। ठीक है, अब अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन बनेगा? चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसके बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया लाइन है। अब 3 शासक आएंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि बहुत ही अच्छे शासक है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है अपनी। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट सबसे पहले नंबर 1, 319 से 335। देखिए 319 में ईस्वी में जब ये राजा बना, जब ये शासक बना, तो इसने गुप्त संवत की स्थापना की। गुप्त संवत की स्थापना की। गुप्त संवत की क्या की? स्थापना। यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 से 335। 319 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त फर्स्ट राजा बना तो इसने किसकी स्थापना की? गुप्त संवत की स्थापना की। नंबर 2, इस चंद्रगुप्त फर्स्ट को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यानी 319 में राजा बना तो बनते क्या बनाया? गुप्त संवत की स्थापना की। इसके बाद गुप्त वंश का, इस गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। नंबर 3, इसने क्या किया कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और गुप्तों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वैवाहिक संबंध बढ़ाए। तो सबसे पहले इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया? कुमार देवी से विवाह। ठीक है, देखिए लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अब इसके उल्लेख हमें कहाँ मिलते हैं? अभी लिच्छवी इसके सिक्के मिलते हैं कि चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, जिसके ऊपर एक तरफ तो कुमार देवी का चित्र, किसका चित्र है? कुमार देवी का। ठीक है, और दूसरी शब्द लिच्छवीय शब्द लिखा हुआ मिला है। लिच्छवीय शब्द समझ में आ गई? यानी लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से ही विवाह करता है। अभी इसने शादी की, वो उल्लेख कहाँ है? तो वो उल्लेख मिलते हैं कि चंद्रगुप्त जैसे चांदी के सिक्के चलवाए, तो कुमार देवी से का एक तरफ ये जो सिक्का होता था उसके एक तरफ तो कुमार देवी का चित्र और दूसरी तरफ क्या? लिच्छवी शब्द। ठीक है, और समुद्रगुप्त के जो अभिलेख मिले ना, समुद्रगुप्त के अभिलेख, उसमें भी समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी द्वैतर कहता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किससे विवाह किया था? लिच्छवी वंश से विवाह किया था। उसके बाद नंबर 5, इसने सोने की भी मुद्रा चलाई थी। किसकी मुद्रा चलाई थी? सोने की भी मुद्रा चलाई थी। सोने की मुद्रा चलाई। ठीक है, उसके पश्चात क्या होता है कि 335 ईस्वी में ये अपने सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना राज्य सिंहासन सौंपकर चला जाता है भ्रमण करने के लिए, क्योंकि इसका जो पुत्र था वो बहुत ही अच्छा था और इसको विश्वास होने के कारण ये सारा का सारा
अपना जो राजकोष है, शासन है, वो अपने पुत्र को क्या करता है, संभाल देता है। ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। तो आगे अगर अपन पढ़ते हैं कि एक बार और बता देता हूँ, चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 से 335, जबकि एनसीईआरटी की किताब 350 भी बता सकती है, 350 भी मिलता है यहाँ की किताबों में, क्योंकि ये समुद्रगुप्त यहाँ पर राजा नहीं बनता, राजा बनेगा 350 में, लेकिन शासन संभाल लेता है वो। 319 में राजा बनते ही क्या करेगा, गुप्त वंश की स्थापना कर देगा, गुप्त वंश यानी समर की स्थापना कर देगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, रियल अगर संस्थापक बोलेंगे तो किसको, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। उसके बाद गुप्त साम्राज्य को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, गुप्त वंश को निरंतरता आगे सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए लिच्छवी वंश की राजकुमारी से क्या करता है, विवाह करता, ताकि लिच्छवियों के साथ इनके वंश क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, इनके रिश्ते वो अच्छे हो जाए और भारत में फिर इनकी शक्ति को कोई ललकारने वाला नहीं हो। आगे चांदी के सिक्के चलवाए, चांदी के सिक्कों पर कुमार देवी की फोटो लगवाई, दूसरी तरफ क्या लिखवाया, लिच्छवी शब्द लिखवाया। भी समुद्रगुप्त है वो भी अपने अभिलेखों में लिच्छवी दो ही तरफ लिखवाता था। इसके बाद इसने सोने की मुद्रा चलाई, और सोने की मुद्रा चलाने के पश्चात बताते हैं कि इसने लगभग गुप्तों को बहुत ऊंचाइयों पर ले गया था। और इसके बाद इसका जो सुयोग्य पुत्र है समुद्रगुप्त बनेगा, और समुद्रगुप्त के पश्चात तो गुप्त है वो एक तरफ से कि सब जो भारत की शक्तियाँ थी उसको क्या कर देंगे, एक तरफ से पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त ने तो बहुत विजय हाथ लेके दृढ़बंध की उपाधि धारण करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शासक जो बनता है वो बनता है समुद्रगुप्त। कौन बनता है, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो और लग रही हो वीडियो में, तो आप अपने सुझाव वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे सकते हो। आप हमें बताओगे तभी पता चलेगा अभी कौन सी कहाँ दिक्कत है। तो वीडियो को पूरा देखा करो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताया करो। इसी के साथ अपन पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।